वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसआई के सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू में स्टैटिक जीके को कंटिन्यू करेंगे। हम पार्ट नंबर 5 में आ चुके हैं। पार्ट नंबर 4 तक हमने 200 जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लिया है। हम 422 जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने वाले हैं। आज पार्ट 5 में हम 201 से लेकर 250 तक जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पहले के जो वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको जाके देख लोगे, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि परमानेंट मेंबर जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कौन कौन से है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके परमानेंट मेंबर कौन कौन से है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो देखो, यूनाइटेड नेशन जो है ना, इस यूनाइटेड नेशन के 6 पार्ट्स होते हैं, इसके 6 कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये जो 6 कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में डिटेल से आपको जानना होगा, और इन्हीं 6 कंपोनेंट्स में से जो यूएन है, इन्हीं 6 कंपोनेंट्स में से एक जो कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन जो है वो स्टैब्लिश हुआ था 1995 को 1945 को 1945 को यूएन जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। और इस जो यूएन है इसके 6 कंपोनेंट है, इसके 6 जो पार्ट है। और ये जो 6 पार्ट है इनमें से आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि इन 6 पार्टों में से 5 पार्ट्स जो है, 5 जो इंस्टीट्यूशन है उनके हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में आपको मिलेंगे। लेकिन एक जो है जिसको इंटरनेशनल कोर्ट बोलते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट का आपको हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ना मिलकर दहेग में मिलेगा, नीदरलैंड में मिलेगा। ठीक है, इन्हीं में से एक जो है वो आपका आता है, और उसको हम कहते हैं, कौन सा कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसको हम दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। ठीक है, पुलिसमैन ऑफ वर्ल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शांति से जो दुनिया है उसमें शांति बनाने का हमेशा प्रयास करता है। दैट्स वाई इसको ये जो है वो कहा जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो संयुक्त राज्य का जो चार्टर आया था 24 अक्टूबर 1945, वहीं से ये स्टार्ट हुआ है। और पहला जो इसका बैठक हुआ था, वो फर्स्ट इसका बैठक जो हुआ था वो हुआ था 46 में। 1946 में पहला इसका बैठक हुआ था, और वो जो बैठक हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था लंदन में। वो बैठक लंदन में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, तो मैंने कहा कि दहेग को छोड़कर सारा हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में ही है, तो कुछ अलग से याद करने की आवश्यकता है भी नहीं। ठीक है, सुरक्षा परिषद जो होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 15 जो है वो सदस्य होते हैं। इन 15 सदस्यों को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। पहला जो टाइप आता है उसको बोलते हैं कि परमानेंट सदस्य है। ठीक है, परमानेंट मेंबर। और दूसरा जो टाइप होता है उसको बोलते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। नॉन परमानेंट मेंबर, ये जो परमानेंट मेंबर है यही हमारा यहाँ से सवाल पूछा जा रहा है कि परमानेंट मेंबर जो है वो कितने हैं। तो परमानेंट मेंबर जो होते हैं वो 15 होते हैं। हाँ, परमानेंट मेंबर जो है वो 15 बोल रहा हूँ, परमानेंट मेंबर 5 होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। यदि आपको इसको याद रखना है तो फ्रेश से याद रखो, FRACE, फ्रेश। इससे याद रखोगे तो आसानी से परमानेंट मेंबर आपको याद रहेगा। पहला हो गया फ्रांस, एफ से फ्रांस, आर से रशिया, ए आ गया, उसके बाद ए आया, तो ए से जो है फ्रेश है, फी FRA। तो ए से जो है वो आएगा अमेरिका। तो अमेरिका कहाँ चला गया? इसमें अमेरिका नहीं है तो खत्म, ये ऑप्शन ही नहीं होगा। श्रीलंका है तो ऑप्शन ही नहीं होगा। इंडिया है तो ऑप्शन ही नहीं होगा। तो लास्ट वाला ही आपके पास बचता है, एफ। सबसे पहले फ्रांस को रखो, एफ हो गया। दूसरे नंबर पे हमने आर को रखा, रसिया को रखा। तीसरे नंबर पे हमने अमेरिका को रखा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तीसरा नंबर पे आया। उसके बाद सी है, तो सी के लिए चाइना रखेंगे। और जो ई है, जो लास्ट में ई आ रहा है, उसके लिए हम इंग्लैंड को रखेंगे। तो यूके को आप यहाँ पे रखोगे। तो याद करने की ट्रिक भी आपको समझ में आ गई। तो 5 मेंबर कौन कौन से है आपको समझ में आया होगा। उसके बाद 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। 10 जो इसके होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। और इसका जो चुनाव है वो संयुक्त राष्ट्र जो महासभा होती है उसके द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसका चुनाव जो है वो किया जाता है। और इस चुनाव के बाद उनका जो टेन्यूर होता है, उनका जो कार्यकाल होता है सदस्यों का, उनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। 2 इयर्स का उनका जो है वो कार्यकाल जो है वो होता है। और हर साल ईच ईयर जो है वो नए सदस्य जो है वो चुने जाते हैं।
क्योंकि 2 साल में उनका कार्यकाल जो है वो कम होते चला जाता है। अब ये चुनने का भी तरीका है वो महाद्वीपों के अनुसार बदलते रहता है। जैसे कि एशिया और अफ्रीका के लिए, एशिया एंड अफ्रीका है, उनके लिए 5 सीटें रिजर्व है। उसके बाद जो पूर्वी यूरोप है, ईस्ट यूरोप है, ईस्ट यूरोप के लिए 1 सीट होता है। उसके बाद जो लैटिन अमेरिका है, जिसको साउथ अमेरिका कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, तो लैटिन अमेरिका के लिए 2 सीट। और उसके बाद लैटिन अमेरिका बोल रहा हूँ, टोटल अमेरिका को लैटिन अमेरिका हो गया। उसके बाद पश्चिमी यूरोप और जो और पार्ट होते हैं उनके लिए 2 सीट्स। तो ऐसे करके ये जो 10 सीट है वो डिवाइड रहता है। ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए। विटो पावर जो है वो एक यहाँ का एक यूनिक फीचर है, वीटो पावर। तो ये जो वीटो पावर होता है, इसका सीधा सा मतलब है कि आई फॉरबिड, मतलब मैं मना कर रहा हूं, और जब मना कर रहा हूं तो मना कर रहा हूं, चाहे चार कुछ भी कर ले, चार परमानेंट मेंबर चाहे कुछ भी कर ले, यदि मैंने वीटो लगा दिया तो आपका वो रेजोल्यूशन अब पास नहीं होगा। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ जो शक्ति होती है वो पूरा का पूरा यूनिटी को होती है। दैट्स वाई एकदम यूनिटी जरूरी होता है। एक भी वोट यदि नकारात्मक हो जाता है तो सारा का सारा खत्म। 14 सदस्यों की सहमति के बाद भी आप जो है वो कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी बिल नहीं ला सकते हो। ठीक है, तो यदि कोई स्थायी मेंबर है, इन पांचों में से कोई है, और वो यदि वोट करने से एब्सेंट रहता है, खुद को अलग रखता है, तब भी माना जाएगा कि आपको वो प्रयोग नहीं होगा। वीटो का वो यूज कर रहा है, अब्सटेन कर रहा है वोट करने से, मतलब वो वीटो का यूज कर रहा है और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, यूएन जो है उसका काम होता है अंतरराष्ट्रीय शांति को देखना। जैसे कोई आक्रामक देश है तो उन पे सैंक्शन लगाना, सैन्य कार्रवाई करना, शांति बनाए रखना, नए सदस्यों को हमेशा चुनना। महासचिव का जो चुनाव होता है, सेक्रेटरी जनरल का जो नियुक्ति होती है, वो भी यही करता है। ठीक है, उसके बाद जो प्रेसिडेंसी की बात करें तो यूएन की अध्यक्षता जो है वो हर महीने बदलती रहती है, और वो रोटेशन पे चलता है, और वो रोटेशन होता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार चलता है। यदि हम भारत के संदर्भ में यूएनएससी की बात करें कि भारत और यूएनएससी का क्या संबंध रहा है, तो भारत अभी तक यूएनएससी जो है उसका 8 टाइम्स मेंबर बन चुका है। इसका लास्ट आप मेंबर जो बना था वो बना था 2021 से लेकर 22 तक। 2021-22 में वो मेंबर जो है वो बना था। अस्थायी सदस्यता की मांग हमेशा से चलती आ रही है कि भारत को P5 में शामिल होना चाहिए। तो ये हमेशा से मांग चला आ रहा है। G4 नेशन की बात करें तो भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील जो समूह है वो एक दूसरे को अस्थायी सदस्यता का समर्थन हमेशा करते हैं। तो जब भी कभी ये कंसेप्ट पूछा जाए कि G4 क्या है, तो ये 4 ग्रुप होता है किसका, तो जापान, अ, भारत, जर्मनी और ब्राजील, ये जो है वो अस्थायी सदस्यता जो भारत की है उसको हमेशा जो है वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन वहीं चाइना की बात करें तो चाइना हमेशा वीटो लगाकर भारत को अस्थायी सदस्य जो है वो नहीं बनने देता है। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ और फैक्ट्स की मैं बात कर लूं तो रूस जो है वो अब तक का सबसे अधिक बार वीटो का यूज करने वाला देश है। यूएनएससी के जो फैसले होते हैं वो सदस्य देशों पर बाइंडिंग होते हैं। मतलब एक बार फैसला आ गया तो जो भी मेंबर देश है, 193 मेंबर है, तो उन 193 मेंबर को वो मानना पड़ेगा। यूएनएससी जो है वो यूएन का हार्ट बोला जाता है। हार्ट ऑफ यूएन यदि पूछा जाए तो वो यूएनएससी ही होता है। ठीक है, वो यूएनएससी ही होता है। तो मैंने एक पहला बस आपको बताया है, और वैसे ही सारी चीजों को तो डिटेल में एक ही क्वेश्चन में नहीं बचा जा सकता। तो पहला तो आपको ये समझ में आ गया कि पहला कौन है, तो यूएनएससी है। दूसरा मैं लिख देता हूं, थे जो पार्ट्स हैं, तो दूसरा जो पार्ट होता है वो कहलाता है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसको बोलते हैं विश्व की लघु संसद। टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की लघु संसद इसको बोलते हैं। 193 मेंबर है, और हर देश के पास 1 वोट होता है, चाहे वह देश छोटा हो चाहे वह बड़ा हो। ये वोट कैसे काम करता है, तो यूएन का बजट पास करता है, नए सदस्यों को शामिल करता है, सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं उनका भी ये चुनाव यही करता है, और इसकी बैठक हमेशा सितंबर में होती रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला हो गया, दूसरा हो गया जनरल असेंबली। तीसरा हो गया, तीसरा की बात करें तो वो होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसोक बोलते हैं। इकोनॉमिक इकोसॉक इसको कहा जाता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इसको कहा जाता है। इसके 55 मेंबर है, और यह जो संस्था है वो दुनिया के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए हमेशा काम करती रहती है, और इनका जो टेन्यूर होता है वो 3 ईयर का होता है। ठीक है,
3 ईयर का इनका होता है। इनका मेन काम होता है कि मानवाधिकार, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पे हमेशा चर्चा होते रहे। यह जो है वो डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, यूनेस्को, ये जो सारी एजेंसी है, इन सब के साथ मिलकर अपने जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करने में ये पर रहता है। चौथे नंबर की बात करें तो चौथा है वो ट्रस्टीशिप काउंसिल होता है, जिसको बोलते हैं प्रन्यास परिषद। ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ये स्टैब्लिश हुआ था। ये जो है वो ट्रस्टीशिप टेरिटरी को हमेशा देखभाल करता है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वो स्वतंत्र नहीं थे, उनकी ये बात करता है। और अपने जो बात करें वर्तमान स्थिति को, तो 1 नवंबर 1994 से इसने अपना काम जो है वो बंद कर रखा है। कारण इसका ये है कि उसका अंतिम जो ट्रस्टी टेरिटरी था वो पौली था, जो कि 1994 में स्वतंत्र हो गया था। और अब इसका कोई सक्रिय काम नहीं रह गया है, लेकिन इसको औपचारिक रूप से अभी तक समाप्त नहीं किया गया है। तो कोई भी इसका काम नहीं है। इसका काम था कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसके बाद कोई ऐसे स्टेट्स हैं जो स्वतंत्र नहीं थे, तो उनको फ्रीडम देना, उसके लिए ये काम करता था। तो पौली इसका लास्ट था, जिसको 1994 में स्वतंत्रता मिल गई थी। उसके बाद जो है वो इसका काम नहीं बचा है, लेकिन इसको खत्म नहीं किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवे जो संस्था है उसकी बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो संयुक्त राज्य का एक न्यायिक अंग होता है। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है। नीदरलैंड का जो हेग है वहां पे है। इसमें जो मेंबर्स की बात करें तो इसमें 15 जजेस होते हैं और उनका कार्यकाल जो है वो 9 वर्षों का होता है। ये जो काम इसका होता है कि देश के बीच जब भी कोई कानूनी विवाद होता है, चाहे वो सीमा को लेकर हो, चाहे वो जल को लेकर हो, तो इन सबको सुलझाने का जो प्रयास है वो यही कोर्ट जो है वो करती है। भारतीय जज की बात करें कि इसमें भारतीय जज कौन रहे हैं, तो दलबीर भंडारी जो है वो वर्तमान में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहां पे जज है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका सबसे लास्ट और छठा आता है वो सेक्रेटरी कहलाती है, इसका सचिवालय। तो यूएन का जो प्रशासनिक अंग है, रोजमर्रा के जो डेली ऑपरेशंस होते हैं उनको सेक्रेटरीट ही जो है वो डील करता है। इसका जो है वो महासचिव होता है, हेड, इसको सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। और अभी बात करें तो वो एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि पुर्तगाल के होता है। इसका जो महासचिव होता है उसका काम जो है, उसका जो टेन्यूर होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है, और वो दोबारा चुना जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं चुना जा सकता है। ठीक है। यह जो काम क्या करता है, तो सम्मेलन को आयोजित करना, रिपोर्ट तैयार करना, यूएन के जो और सारे जो अंग है, उनके जो रिजोल्यूशंस आते हैं उनको लागू करवाना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 6 के 6 जो संस्था है उनको हमने देख लिया। एक बार मैं रिकैप कर दूं आपको, तो जो विश्व की संसद किसको कहते हैं वो आपको याद होना चाहिए। दुनिया का पुलिसमैन किसको कहते हैं वो आपको याद होना चाहिए। विकास परिषद किसको कहते हैं वो आपको याद होना चाहिए। कौन सी संस्था है जिसको निलंबित कर दिया गया है। ठीक है। तो ये आपको ये सब ध्यान रखना होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाए कि जो राष्ट्र संघ है उसके अस्थाई सदस्य कौन कौन से थे। तो अभी मैंने फ्रेश आपको बताया है। कौन सा बताया है, तो फ्रेश बताया है। तो फ्रेश आपको ध्यान रखना है। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान। ये फ्रेश नहीं है, ये राष्ट्र संघ है। और राष्ट्र संघ 1920 में स्टेब्लिश हुआ था। ये वो वाली बात बोल रही है। ठीक है। तो ये जो है वो इसके स्थायी मेंबर फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान हो जाएगा। लीग नेशन इसको बोलते हैं, 1920 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसकी शुरुआती जो परमानेंट मेंबर थे लीग ऑफ नेशन के, ये जो परमानेंट मेंबर थे वो कौन थे, तो वो फ्रांस था, इटली था, जापान था, ब्रिटेन था। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाद में जर्मनी और सोवियत संघ भी इससे जुड़ गए थे, और जर्मनी, इटली इससे हट गया था। बाद में जापान और इटली इससे हट गया था। लेकिन स्टार्टिंग की बात करें तो फ्रांस, इटली, जापान और ब्रिटेन। फ्रांस, इटली, जापान और ब्रिटेन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। ठीक है। तो ये याद रखना है। परमानेंट मेंबर इसके कौन से थे, तो 4 थे। 4 थे। और ये याद रखना है कि यूएसए ने इस नेशन को कभी भी ज्वाइन नहीं किया था, लीग ऑफ नेशन को। बाकी ये लीग ऑफ नेशन जो है वो खत्म हो गया था दूसरे विश्व युद्ध के बाद। यूएन जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। तो ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अस्थाई सदस्य हैं। किसके? तो परमानेंट मेंबर जो है वो किसके हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी काउंसिल के हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, सिक्योरिटी काउंसिल। इसको P5 नेशन भी कहा जाता है। और G4 अभी मैंने आपको बताया, G4 मैंने बताया, ग्रुप ऑफ 4, जो कि भारत की सदस्यता दिलाने के लिए, परमानेंट मेंबरशिप दिलाने के लिए काम कर रही है। और बाकी P5 आपको ध्यान होना चाहिए। P5 जो है वो फ्रेश की मैंने बात की 5 कंट्रीज है। इसका मेन जो है वो फंक्शन होता है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसको मैंने काफी डिटेल से आपको बताया है अभी तुरंत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है कि जो सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन है। सार्क जो है उसमें मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है, तो सार्क में सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्री आता है वो भारत आता है। क्षेत्रफल हो, जनसंख्या हो, अर्थव्यवस्था हो, इन सब में सबसे ज्यादा जो है वो भारत ही है, तो दैट्स वाई भारत जो है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। इंडिया कंट्रीब्यूट करता है लार्जेस्ट शेयर टू द सार्क बजट, तो इस कारण से अभी आपको ये ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। सार्क से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स की मैं बात करूं तो सार्क का सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ ईस्ट एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन होता है। यह जो दक्षिण एशिया के जो 8 इंपॉर्टेंट कंट्री है उनके आर्थिक और राजनीतिक के रूप में ये संगठन है। इस संगठन को स्टैब्लिश जो कब किया गया था, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को इसको स्टैब्लिश किया गया है, और इसका जो स्थापना का स्थल था वो कौन सा था, तो ढाका में ये स्टैब्लिश किया गया था, बांग्लादेश में। तो इसकी स्थापना ढाका में हुई थी, लेकिन दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। पहला सवाल आपको पूछा जाएगा कि ये स्टैब्लिश कहाँ हुआ, ये स्टैब्लिश कहाँ हुआ, तो ये हुआ ढाका में। ठीक है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये बी नंबर का आपका ऑप्शन बनेगा, और ये आपको बताना पड़ेगा काठमांडू। काठमांडू, जो कि नेपाल में है। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू कब बना है, तो 1987 में, 2 वर्षों बाद जो है वो हेडक्वार्टर बना है। सार्क चार्टर दिवस हम 8 दिसंबर को ही मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन ये एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। शुरुआत में इसमें 7 देश थे। ठीक है। शुरुआत में इसमें 7 देश हुआ करते थे, लेकिन 2007 में अफगानिस्तान जो है वो इसका 8वां देश बटा है। और अभी मैंने आपको पिछले जो क्वेश्चंस थे उनमें बताया भी होगा कि इसको याद कैसे करना है। तो MBBS, उसके बाद पेन, इसके मेंबर्स आपको इतने में याद हो जाएंगे। मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे नया जुड़ा हुआ है ये पूछा जाएगा, तो वो अफगानिस्तान आपको याद रखना है। ध्यान रखना है कि म्यांमार और चीन जो है वो इसके मेंबर नहीं होते हैं, और यही आपसे सवाल जो है वो पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो अभी के लिए बस इतना याद रख लो। और कुछ और इम्पोर्टेंट की बात कर लें कि अभी इसके जो हेड की बात करें कि भारत के में इसके महासचिव कौन कौन से थे, तो कांत किशोर भार्गव थे। उसके बाद सीलकांत शर्मा रहे हैं। और पहले जो महासचिव थे वो अबुल हसान था, जो बांग्लादेश का ही था, क्योंकि वहीं पे एस्टेब्लिश हुआ है तो वहीं का रहेगा ही। और पहला शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी कुछ उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो सार्क के रीजनल सेंटर भी होते हैं, जिनमें भारत में इसके रीजनल सेंटर की बात करें तो भारत का जो इसका रीजनल सेंटर है वो डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर है, और वो जो भारत का गुजरात का गांधीनगर है वहां पे स्थित है। यह जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर था सार्क का, वो पहले दिल्ली में हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो गांधीनगर गुजरात में हो गया है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ और फैक्ट की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जो देश है वो भारत ही आ जाता है, दैट्स वाई तो क्वेश्चन पूछा गया ना भारत से रिलेट करके। और सबसे छोटा जो है वो मालदीव आता है, सबसे छोटा जो है वो मालदीव आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है। एक आपको पूरा दिया हुआ है फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अब इसको बोल रहा है कि शॉर्ट इसका क्या है, तो इसका मतलब होता है यूनिसेफ। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जो है ये यूनिसेफ कहलाता है, लेकिन अब इसका जो आधिकारिक नाम हो गया है वो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड हो गया है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड हो गया है, लेकिन ये यूनिसेफ ही कहलाता है। तो आपको शॉर्ट फॉर्म में यूनिसेफ आपको याद रखना है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1946 में, और ये नोबेल प्राइज जीता है 1965 में। 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा देश जो है वो त्रिदेशीय संधि का सदस्य जो है वो नहीं है। ठीक है। त्रिदेशीय जो संधि है, ट्रिपल अलायंस है। ट्रिपल अलायंस जो है वो 1882 का ये अलायंस है, ट्रिपल अलायंस। हम जब डिस्कस कर रहे थे ना वर्ल्ड जीके के बारे में बिहार एसआई का, तभी वहां पे मैंने बताया था। तो ट्रिपल अलायंस जो है उसमें कौन कौन सा होगा, तो उसमें जर्मनी होगा, जर्मनी होगा। उसके बाद ऑस्ट्रिया और हंगरी होगा। ऑस्ट्रिया और हंगरी उस समय एक ही हुआ करता था, ऑस्ट्रिया और हंगरी। और उसके बाद जो है वो इटली होगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। तो जर्मनी, इटली,
और जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया और हंगरी आता है इसका। तो फ्रांस जो है वो इसका सदस्य नहीं है। तो ट्रिपल एंट्रेंस है उसमें फ्रांस नहीं था। और ये जो जापान दिया हुआ है ये भी जापान जो है वो नहीं आएगा इसमें। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शंस को लिखने में मिस्टेक है। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली जो है वो इसमें शामिल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ना तो जापान है और ना ही फ्रांस है कौन? तो जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी। तो ये ट्रिपल अलायंस के बारे में आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड वार फर्स्ट जब हुआ था तो उसी समय ट्रिपल अलायंस जो है वो बना था। ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल इंटेंट, ये दो चीजें थी। ट्रिपल इंटेंट जो था वहां पे फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया था। ये तो पहला ट्रिपल अलायंस था। दूसरा जो बना था उसको हम बोलते थे ट्रिपल ट्रिपल इंटेंट। अब ये जो ट्रिपल इंटेंट था यहाँ पे भी तीन मेंबर हुआ करते थे, और ये जो तीन मेंबर था वो कौन सा था? तो फ्रांस था, ब्रिटेन था, उसके बाद रसिया था। फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया। तो इतना आप ध्यान रख लो अभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? तो हमने कितना डिटेल से आपको बता रखा है, आप इजिली कर पाओगे। तो इसके 5 जो है वो परमानेंट मेंबर होते हैं, फ्रेश मैंने बता दिया, और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। सही है, कोई समस्या नहीं है। टेम्पोररी मेंबर जो होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं 5 ईयर के, गलत। 2 ईयर के लिए सिलेक्ट होते हैं, तो यही गलत हो गया। उसके बाद पढ़ते हैं कि इट हेल्प्स मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस, तो यस। उसके बाद जो है वो इट अपील्स टू नेशन टू एंड द वॉर, तो यस, ये भी इसका काम है। शांति जब स्थापित करनी ही है तो ये इसका काम हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि जो सार्क है उसके वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 8। 2007 में सबसे जो लेटेस्ट है वो इंडोनेशिया इसका मेंबर बना था। ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सार्क को कैसे याद रखना है? तो एमबीबीएस पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा नहीं है? तो आपको मैंने ऑफ बहुत डिटेल से बताया है, तो आसानी से आप कर लोगे। तो यूएन का आपसे पूछ रहा है कि क्या काम है? तो प्रोमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, तो यस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना है। उसके बाद मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, तो यस, इट इज अ काम। उसके बाद डिसमिसिंग द गवर्नमेंट ऑफ कंट्रीज वायलेटिंग पीस, शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना, तो ये नहीं, इसका काम नहीं है। उस वो सरकार जो है वो सोवरेन है। आपके पास इतना पावर नहीं है कि आप उसके सरकार को भंग कर दो। एटलीस्ट मतलब रूल के अकॉर्डिंग तो नहीं। एंडिंग द आर्म रेस, तो यस, इट इज अ वर्क ऑफ यूएन, बट शांति भंग करना इसका काम नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल जो 2 है इसका, आर्टिकल 2 का सब आर्टिकल 7 जो होता है उसमें कहा गया है कि यूएन जनरली डज नॉट इंटरवेन इन द मैटर विद इन डोमेस्टिक जुरिडिक्शन। तो डोमेस्टिक जुरिडिक्शन में कोई काम है, सरकार क्या है? तो सरकार डोमेस्टिक है। तो यदि वो कुछ कर रही है और उसमें आप इंटरफेयर करके शांति भंग कर रहा है, फिर भी आप उसके सरकार को डिसमिस नहीं कर सकते हो। इट इज नॉट योर वर्क अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 पैरा 7 ऑफ यूएन चार्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेड क्रॉस संस्था है उसको किसने एस्टेब्लिश किया था? रेड क्रॉस जो संस्था है उसको जिन हेनरी डुनेंट ने किया था। जिन हेनरी डुनांट है उसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, रेड क्रॉस। रेड क्रॉस को एस्टेब्लिश किया गया था 1863 में, 1863 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। हेनरी डुनांट जो है वो रिसीव किया था फर्स्ट एवर नोबेल पीस प्राइज इन 1901 में। और रेड क्रॉस जो है वो, रेड क्रॉस डे जो है वो 8 मई को मनाया जाता है, क्योंकि ये हेनरी डुनांट है उसका बर्थडे होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टैटिक जीके कुछ से यदि पूछ लिया जाए तो रेड क्रॉस जो है वो एक अंतरराष्ट्रीय मानवीय संस्था है जिसका मेन जो टारगेट होता है वो युद्ध हो गया, आपदा हो गया, महामारी हो गया, इन समय में बिना किसी भेदभाव के जो भी पीड़ित लोग होते हैं उनकी मदद करना इनका मेन जो है वो काम होता है। ठीक है। हेनरी डुनांट ने इसको जो है वो स्टैब्लिश किया था, 1863 में किया था। इन्होंने इटली में जो बैटल ऑफ सोल्फेनिरो जो था उसके घायल जो सैनिक थे ना उनकी दुर्दशा को देखकर ही इस संस्था को नींव करने का इनका जो है वो मन में जो है वो दिमाग में आया। तो वो सोल्फेनिक का युद्ध था। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में ही है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। और जिनेवा है कहाँ? तो जिनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड में है। इसका जो मेन नाम है वो क्या है? कभी आपको रेड क्रॉस नहीं देखने को मिलेगा ऐसा लिखा हुआ। इसका मेन जो नाम है ना वो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस होता है।
इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। तो कभी भी आपसे पूछा जाए इसका फुल फॉर्म ना, तो इस तरह से ये होता है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, ना कि सिर्फ आरसी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो रेड क्रॉस है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, इसको 3 बार जो है वो नोबेल प्राइज मिल चुका है। पहली बार इसको नोबेल प्राइज मिला किसमें है, तो पीस में मिला है। पहली बार इसको 1917 में ये जो नोबेल प्राइज है वो मिला था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है वो काम किया गया था, उसके लिए मिला था। दूसरी बार जो इसको नोबेल प्राइज मिला था वो 1944 में मिला था, और ये मिला था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान काम करने के लिए, सैनिकों की मदद करने के लिए। और तीसरे बार इसको जो मिला है वो 1963 में मिला है। और यह जो काम मिला है वो संस्था जब 100 वर्ष अपनी पूरी कर रही थी, 1863 के बाद 1963, तब इसको अपने पूरे जो काम है उनके लिए दिया गया था। हेनरी डुनांट को 1901 में पहला जो नोबेल है वो पीस के लिए भी मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो है वो एम्ब्लेम की बात करें, कभी ऐसा तो सवाल आएगा नहीं, लेकिन रेड क्रॉस जो होता है वो सफेद पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस बना हुआ होता है। स्विट्जरलैंड के झंडे जो है ना उसका उल्टा, तो कभी ये सवाल जो है वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो रेड क्रॉस ऐसे ही बनता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की यदि हम बात करें तो 1920 में संसद का एक अधिनियम आया, और उस अधिनियम के बाद भारत में जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसको स्टैब्लिश किया गया था 1920 में एक संसदीय अधिनियम के तहत। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर बनाया गया था दिल्ली में। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था, और इसका जो हेड होता है वो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं। तो प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अध्यक्ष होता है। तो ये और इसका जो मेन फंक्शन की हम बात करें तो इसका मेन फंक्शन होता है, जो वार हुए हैं उनमें जो है वो काम करना, ब्लड डोनेट करना, फर्स्ट एड देना, भूकंप भूकंप आता है तो उसमें मदद करना, मतलब हर टाइप से आपको मदद करना ही मेन इसका उद्देश्य जो है वो होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो है वो कहाँ तैयार किया गया था, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया है, सैन फ्रांसिस्को में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, तो हमने 6 बताया था, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरिएट, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका पार्ट जो है वो नहीं आता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो इसका पार्ट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद आता है, न्यास परिषद आता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आता है, और सचिवालय आता है। हमने काफी डिटेल से इन सबको डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो हमने इसको डिस्कस कर रखा है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहां पे इसका जो है वो है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, पेरिस। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, 1945 में इसको फाउंड किया गया था, और हमने काफी डिटेल से इन सबको डिस्कस किया है। निम्नलिखित में से किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, तो संयुक्त राष्ट्र के जितने भी संस्थाएं हैं सबका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, एक्सेप्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लेकर। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सवाल यह पूछा जाएगा कि ये जो हेडक्वार्टर है वो बनाया किसके द्वारा गया, तो ये डिजाइन बाय द टीम ऑफ आर्किटेक्चर लेड बाय द हैरिसन। ठीक, तो हैरिसन आपको ध्यान रखना है, हैरिसन के द्वारा ही लीड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पीएसएलवी सी 5 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है, तो ये थोड़ा सा करंट अफेयर का सवाल बन जाता है, इस कारण से उतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, ये करंट अफेयर का सवाल है तो इसको हम छोड़ के निकलेंगे। बाकी ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा, करंट अफेयर का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि NVS-01 ये पूछा जा सकता है, NVS-01 क्या है, तो NVS-01 जो है वो एक सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट है, एक उपग्रह है। ठीक है, NVS-01 एक उपग्रह होता है, इसका मतलब हो गया ये सीरीज है, किसका सीरीज है, तो नाविक का। किसका सीरीज है, तो नाविक का। नाविक क्या है, तो नाविक जो है वो भारत का जीपीएस है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। तो ये सीरीज है, जनरेशन 2 का ये सीरीज है NVS-01। तो ये इंक्लूडिंग एंड इंडिजिनस एटॉमिक क्लॉक, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इनमें से कौन सा जो है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो नहीं कहा जाता है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो जुगनू नहीं है। जुगनू नहीं है। जुगनू क्या है, जुगनू एक नैनो सैटेलाइट था जिसको आईआईटी कानपुर ने बनाया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है वो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है वो नहीं था। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं ना, वो अर्थ से 36,000 किलोमीटर की जो ऊंचाई है, एल्टीट्यूड जो होता है, उस अर्थ की तरह ही पूरा घूमते रहता है,
और वो भी 24 घंटे में ही अपना जो है वो पूरा चक्कर जो है वो एक बार लगाता है। तो ये इस कारण से इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है कि के सिवान जो है वो चेयरमैन थे। तो ये करंट अफेयर का सवाल है। अभी इसके जो चेयरमैन है वो सोमनाथ है। तो ये के सोमनाथ आप कर लो। ठीक है, सोमनाथ आपको याद होना चाहिए। के सिवान जो है वो फॉर्मर थे इसरो के चेयरमैन ड्यूरिंग चंद्रयान जो था 2 मिशन उसमें थे। करंट चेयरमैन जो है वो एस सोमनाथ हैं। एस सोमनाथ हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसरो के बारे में यदि हम बात करें तो इसरो जो है वो स्टैब्लिश हुआ था। पहले तो इसरो का फुल फॉर्म आपको ध्यान होना चाहिए। इसरो का फुल फॉर्म आपको ध्यान होना चाहिए। इंटरनेशनल बोल रहा हूँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टैब्लिश किया गया था किस दिन? तो 15 अगस्त 1969 को ये एस्टेब्लिश किया गया था। 15 अगस्त 1969 को। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि कर्नाटक में है। अंतरिक्ष भवन उसको कहा जाता है। इसका मोटो जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्वाइविंग ऑफ ह्यूमन काइंड। ये जो इसरो है, इसरो से पहले एक संस्था थी जो इसको इसका जो है वो इसरो उसका सक्सेसर कहा जाता है। तो ये जो है वो इनको स्पार था। इनको स्पार। इनको अस्पार था। इनको अस्पार का मतलब था इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1962 में। और इसको स्टैब्लिश किसने किया था? इसके फादर के रूप में किसको जाना जाता है? फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है वो जाना जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। विक्रम सारा भाई है, उनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो बोला जाता है। यदि हम इसरो के पहले अध्यक्ष की बात करें तो वो पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई ही थे। और अभी सोमनाथ है जो कि 10वें अध्यक्ष है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने रोहिणी जो उपग्रह था उसको लॉन्च करने में बहुत महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभाई थी। उसके बाद रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया जो है वो किसको कहा जाता है? अभी रिसेंट से है, इस कारण से आपको याद रखना पड़ेगा। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया जो है वो किसको कहा जाता है? तो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया जो है वो रितु त्रिधाल को कहा जाता है। रितु करिधाल। रितु करिधाल को कहा जाता है। रितु करिधाल जो है वो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 है उससे रिलेट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ सवाल इसरो से रिलेटेड और आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट सैटेलाइट जो है भारत का था वो कौन था? तो फर्स्ट सैटेलाइट भारत का था, उसको हम कहते थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है वो भारत का पहला सैटेलाइट था, जिसको हमने 1975 में लॉन्च किया था। और इसको हमने रसिया में लॉन्च किया था। यूएसएसआर जो है ना, वहां से इसको हमने लॉन्च किया था। हमने अपने देश से इसको लॉन्च नहीं किया था। लेकिन हमने भारत में पहला कौन सा लॉन्च किया था? तो वो रोहिणी थी, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम जो है उनका महत्वपूर्ण योगदान जो है वो रहा था। और उसको हम रोहिणी 1 बोलते हैं या फिर RS-1 कहा जाता है। इसको हमने 1980 में डाला था। 1980 में इसको हमने लॉन्च किया था। किस व्हीकल से लॉन्च किया था? तो SLV-3 से लॉन्च किया था। ठीक है, SLV भारत का अपना रॉकेट था। SLV-3 उससे हमने लॉन्च किया था। अभी तो हमारे पास PSLV होता है, GSLV होता है, उन सबसे हम लॉन्च करते हैं। पहला सॉन्डिंग रॉकेट की बात करें भारत की, तो वो कौन सा था? तो वो नाइक अपाचे था। नाइक अपाचे पहला सॉन्डिंग रॉकेट था, जिसको 1963 में खुम्बा जो केरल है वहां से लॉन्च किया गया था। उसके बाद बात करें कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जो भारतीय हैं वो कौन थे? तो वो पहले भारतीय राकेश शर्मा थे, जो 1984 में गए थे। 1984 में गए से मिशन का नाम था, सोवियत संघ का मिशन था सोयोयुट-T11। मिशन का नाम था सोयूज T11। सोयूज T11 इसका है। और अभी जो है वो शुभांशु शुक्ला के बारे में आप जानते होंगे। वो भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहां पे जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं शुभांशु शुक्ला। ठीक है, आर्टेमिस 1 उनका मिशन का नाम था। तो ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। चंद्रयान जो मिशन है उसकी बात करें तो मून मिशन 3 आए हैं। उनको आपको ध्यान रखना है। मैं इसको मिटाता हूँ, फिर उसके बाद लिखता हूँ मून मिशन के बारे में।
तो मून मिशन की बात करें, ठीक है, चंद्रयान 1 2 3 की बात करें तो मून मिशन जो है वो पहला आया था 2008 में, जिसको चंद्रयान 1 आप कहते हो। इसको जो है वो पीएसएलवी C11 से छोड़ा गया था। पीएसएलवी C11 से छोड़ा गया था। ये जो है वो चंद्रमा पे पानी को इसने खोज की थी। दूसरे की बात करें तो दूसरा जो चंद्रयान मिशन है वो 2019 में आया था। ये जो है वो GSLV-M-A3 है, उससे लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिसको M1 भी कहा जाता है। इसका जो है ऑर्बिटल था, लैंडर था जिसको विक्रम नाम था, रोवर था जिसका प्रज्ञान नाम था, और ये लैंडिंग जो है वो ना फेल हो गया था। उसके बाद जो है वो चंद्रयान 3 मिशन आता है, 2023 में आता है। ये जो 2023 में आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए हो जाता है। इसको 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, और ये इसने लैंड किया था किस दिन? तो लैंड इसने किया था 23 अगस्त को। और भारत जो है वो साउथ पोल पे जाने वाला पहला कंट्री बन गया, जो चंद्रमा है उसके साउथ पोल पे जाने वाला। तो 2000 जो 23 अगस्त को दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला ये बना। इसमें रॉकेट जो है वो हमने कौन सा यूज किया था? तो रॉकेट हमने यूज किया था LVM-3M4 फैट बॉय, इसको या फिर आप बाहुबली, इसको इस रॉकेट को कहा जाता है। इस रॉकेट को हम बाहुबली रॉकेट कहते हैं या फिर फैट बॉय रॉकेट कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जहां पे साउथ पोल में लैंड किया है उस साउथ पोल को हमने एक स्पेशल नाम दिया है, उसको हमने कहा है शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट उसको कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और जिस दिन लॉन्च किया, लैंड किस दिन किया? तो 23 अगस्त को किया। तो इस कारण से ही 23 अगस्त को हम एक नया दिवस मनाना हमने स्टार्ट कर दिया है, और उस डे का नाम है नेशनल स्पेस डे। नेशनल स्पेस डे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है। बाकी मंगलयान भी भारत ने लॉन्च किया है 2013 में, पहला मंगलयान था। PSLV C52 से हमने C25 से हमने लॉन्च किया था। भारत ही पहले ही प्रयास में मंगल पे पहुंच गया था, और पहले ही प्रयास में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश भी बना था मंगल की कक्षा में। 2000 का जो हमारा नोट आता है उस पर मंगलयान का ही चित्र आपको देखने को मिलेगा। आदित्य L1 की बात करें तो सूर्य पे जाने के लिए आदित्य L1 हमने लॉन्च किया है, सितंबर 2023 में लॉन्च किया था। ठीक है, लैग रेंज पॉइंट 1 जो होता है ना, उसमें हमने इसको हम वहां पे जाने का प्रयास करते हैं। हमारे जो व्हीकल होते हैं वो PSLV होते हैं, जिनको बोलते हैं PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जिसको जो है वो इसरो का वर्क हाउस भी कहा जाता है, सबसे भरोसेमंद घोड़ा, वर्क हॉर्स। GSLV की बात करें तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जो है वो भारी उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद LV-M3 है, जिसको GSLV MK3 भी कहा जाता है, सबसे भारी रॉकेट है, क्योंकि इसको बाहुबली हमने नाम भी दिया है इसी कारण से। उसके बाद SSLV आता है, जो कि स्मॉल रॉकेट्स होते हैं उनको लॉन्च करने के लिए होता है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये आपको ध्यान रखना है। सतीश धवन अंतरराष्ट्रीय केंद्र है, वो श्रीहरिकोटा में है, ये जो रॉकेट लॉन्च करने के लिए आता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो केरल का जो तिरुवनंतपुरम है वहां पे है, जहां पे रॉकेट का निर्माण होता है, वहां पे रॉकेट डिजाइन होता है। ठीक है, उसके बाद UR राव उपग्रह केंद्र जो है वो बेंगलुरु में है, और यहाँ से हम सैटेलाइट का निर्माण करते हैं। उसके बाद अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की बात करें तो वो अहमदाबाद में है, और यहाँ से पेलोड और सेंसर बनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी कुलशेखरा जो है वो नया बना है तमिलनाडु में, ये 2023 का SI में पूछा भी गया था। तो ये एक लॉन्च पैड जो है वो भारत का SSLV को लेकर बना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत के बाकी आगामी मिशनों की बात करें तो गगनयान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें 3 भारतीयों को अंतरिक्ष यान में भेजा जाएगा। व्योमित्र जो है वो इसके लिए एक महिला रोबोट को बनाया गया है, जिसको पहली बार भेजा जाएगा। निसार जो है वो नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है, जो कि रडार सैटेलाइट को लेकर चलेगा, और भारत जो है वो शुक्रयान मिशन भी शुक्र के लिए लॉन्च करने वाले हैं। भारत जो है वो इसरो जो है ना, वो ऐसी संस्था है जो दुनिया के जो अलग अलग देश होते हैं ना, उनके भी सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है, मतलब कमर्शियल सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करता है। तो भारत के कमर्शियल सैटेलाइट्स को लेके कौन आएगा, ये डील करवाएगा कौन? भारत इससे बहुत ज्यादा पैसा भी कमा रहा है। तो नेशनल जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड होता है, नई शाखा है, जिसको 2019 में एस्टेब्लिश किया गया है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, यही लाती है। और पुरानी जो शाखा इसकी है, जो इसके कॉमर्शियल सैटेलाइट को लाती है, तो वो एंट्रिक्स कोऑपरेशन था, एंट्रिक्स कोऑपरेशन। तो हाँ, आई थिंक कि मैंने काफी डिटेल से आपको चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सवाल हमसे फिर से करंट अफेयर का पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी थी। तो वो कौन बनी थी? तो द्वितीय जो भारतीय मूल की महिला थी वो सिरिसा बांदला थी। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो जाता है। वर्जिन गैंगेटिक उड़ान थी। उड़ान का नाम क्या था? तो वर्जिन गैलेक्टिक। वर्जिन गैलेक्टिक ये था, तो आपको ये ध्यान रखना है, वर्जिन गैलेक्टिक। सुनीता विलियम्स जो है वो 2006 में पहली थी। ठीक है, सुनीता विलियम 2006 में पहली थी। और कल्पना चावला भारतीय नागरिक थी। सुनीता विलियम और सिरसा जो है वो भारतीय मूल की नागरिक थी, मतलब वो अमेरिका की थी। सिरसा बांदला और जो सुनीता विलियम्स है, सिरसा बांदला और कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और सिरसा जो बांदला है, सिरसा बांदला और उसके साथ सुनीता विलियम्स, ये दोनों जो है वो अमरीकी हो गए, भारतीय मूल की हो गए। लेकिन सुनीता विलियम्स जो थी ना वो भारतीय थी, 2006 में गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का क्या नाम है। तो ये करंट अफेयर है, बाकी स्प्राइट्स आपको याद रख लेना है यदि कभी पूछ लिया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी स्टैटिक भी तो ये हो जाता है ना, दैट्स वाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मेगा ट्रॉपिक उपग्रह का संयुक्त अभियान किसका है। तो मेगा ट्रॉपिक जो है वो भारत और सीएनईएस है। सीएनईएस जो है वो फ्रांस का होता है। तो फ्रांस है, इंडिया और फ्रांस, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ये जो मेगा ट्रॉपिक्स है वो लॉन्च किया गया था 2011 में। 2011 में सक्सेसफुली जो है वो बाहर आ गया है। डी और बाइट इसको कर दिया है 2023 में, दैट्स वाई ये करंट से जोड़कर ही पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है वो हैदराबाद में है, पहली एजेंसी है। ठीक है, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हैदराबाद आपको ध्यान रखना है, रट जाइएगा बस। एडुसेट प्रक्षेपित किया गया था कब? एडुसेट जो है वो 2004 में जो है वो प्रक्षेपित किया गया था, लॉन्च किया गया था। एडुसेट जो है वो 2004 में लॉन्च किया गया था, बस याद रखना है। इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड सैटेलाइट था जो एजुकेशन से रिलेट करता था, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन जो है वो इसरो के अध्यक्ष थे और चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया था उस समय थे। तो हमने काफी डिटेल से आपको सब कुछ बता रखा है। के सिवान थे, ये सिवान थे, ये आपको ध्यान रखना है। विक्रम और प्रज्ञान बहुत कुछ हमने बता रखा है इसके बारे में, तो के सिवान आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि प्रथम भारतीय उपग्रह जो आर्यभट्ट है वो कब लॉन्च किया गया था। तो देखो 75 एक ही है, तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं आपके पास। 19 अप्रैल 1975 को यूएसएसआर की हेल्प से लॉन्च किया गया था। सोवियत यूनियन का मिशन था, कॉस्मोस 3M रॉकेट जो था उस पर गया था। कहाँ से गया था? तो पुस्तियन यार से गया था। स्टियन यार, यहाँ से ये लॉन्च किया गया था 1975 में। कॉस्मोस 3M मिशन का नाम था, सोवियत यूनियन का मिशन था कॉस्मोस 3M। हाँ, कॉस्मोस 3M रॉकेट था, नॉट मिशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात पूछ रहा है कि जी सैट 30 जो है वो करंट अफेयर का ही सवाल है। ये एक टेलीकम्युनिकेशन का सैटेलाइट है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है वो निसार पूछा जा रहा है। तो निसार जो है वो इसरो और नासा का ये मिशन है। तो ऑलरेडी हमने इसको आपको बताया भी है, इसरो और नासा का है। सिंथेटिक एपर्चर रडार जो है उसको लेकर निसार जो है वो काम कर रहा है। किस संस्था ने इसरो के उपयोग के लिए C32LH2 बनाया है? तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने बनाया है। तो करंट अफेयर का सवाल है, छोड़ते चलो। नेक्स्ट है कि CMS-01 नामक संचार उपग्रह जो है वो प्रक्षेपित किया गया था। तो ये भी करंट अफेयर का सवाल है, 2020 का है, तो इसको भी छोड़ते चलेंगे। हायाबुसा 2 जो है, हायाबुसा 2 जो है वो जापान का है। तो हायाबुसा 2 जापान जो जाक्सा होती है उसका एक मिशन है जो 2020 में रिटर्न किया था। तो इस कारण से पूछा था, तो ऐसा नहीं है कि मतलब बार बार पूछा जाएगा, ये नहीं, करंट अफेयर का सवाल है। ठीक है, चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींची गई, उस तस्वीर का नाम जो है वो किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। तो करंट अफेयर का सवाल है, विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था, तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह है, तो प्रथम भारतीय जो संचार उपग्रह है उसको एप्पल कहा जाता है। इट इज नॉट आईफोन वाला एप्पल, इट इज अ एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। एरियन पैसेंजर पेलोड
एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। यह जो है भारत का पहला संचार उपग्रह था, कम्युनिकेशन को लेकर था। कब हुआ था? तो 1981 में हुआ था। 1981 में इसको लॉन्च किया गया था और आर्यभट्ट पहला उपग्रह था। लेकिन संचार उपग्रह की जब भी बात की जाए तो वो एप्पल आपको याद रखना है, ये 1975 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के बीच डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 2020 में होप मिशन टू मार्स किसने लॉन्च किया था? तो यूएई ने लॉन्च किया था, जो कि फेल हो गया था। तो उतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट अब बनता नहीं है। उसके बाद HYSIS नामक उपग्रह की बात की रही है, तो ये 2018 का करंट है, नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो कुत्ता को भेजा गया था, डॉग को भेजा गया था। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला जानवर जो था वो कुत्ता, कुत्ता नहीं कुतिया थी, विच विच बोलोगे। लाइका इसका नाम था। ठीक है, लाइका इसका नाम था, तो आपको यह ध्यान रखना है। और स्पुतनिक 2 जो मिशन था उससे भेजा गया था। स्पुतनिक 2 मिशन है उससे भेजा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। स्पुतनिक 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है क्या है? यूएसएसआर, जो सोवियत यूनियन है उसका है, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है वो कौन सी थी? तो भारतीय महिला जो थी, वो भारतीय पूछा रहा है, सवाल पे हमेशा ध्यान रखना है, इंडियन वुमेन की पूछ रहा है, तो वो जो है वो है कल्पना चावला। ठीक है, कल्पना चावला, ऑप्शन ही कल्पना चावला आपके पास बचा हुआ है। तो कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। कब गई थी? तो 1997 में। 1997 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ की थी? करनाल, हरियाणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष में पैर रखा था? मतलब पूछ रहा है कि कब गया था। तो 1969, जब इसरो स्टैब्लिश हुआ था उस समय अमेरिका चंद्रमा पे पहुंच गया था। ठीक है, तो अपोलो 11 मिशन था, 11वां जो मिशन अपोलो का था वो सफल हुआ था। फर्स्ट लॉन्च जो है वो 1969 में हुआ था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बुज एल्ड्रिन जो था वो गए थे। बुज एल्ड्रिन और उसके साथ ही साथ नील आर्म स्ट्रॉन्ग, ये दो गए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसरो के संदर्भ में यूएनएनएटीआई क्या है? तो यूएनएनएटीआई क्या है? तो नैनो सैटेलाइट डेवलपमेंट प्रोग्राम, नैनो सैटेलाइट डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। उन्नति इसको बोलते हैं, यूनिपेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग बाय इसरो, याद आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान जो है वो क्या था? डार्क साइड की बोल रहा है। चंद्रमा का जो डार्क साइड था वो चांग ई 4 था। चांग ई 4 था, चाइना का ये मिशन था, 2019 का है, इस कारण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। RAF जो है वो किस अर्धसैनिक बल का हिस्सा है? RAF, रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स। रैपिड एक्शन जो फोर्स है वो सीआरपीएफ का पार्ट है। सीआरपीएफ का पार्ट है। सेंट्रल जो पुलिस है उसका ये पार्ट है, सीआरपीएफ का पार्ट है। और ये जो है वो राइट जो कंट्रोल है उसके लिए यूज किया जाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बोलते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसको कहा जाता है। दंगे जो होते हैं ना उनको कंट्रोल करने के लिए आरपीएफ को यूज किया जाता है। यूनिफॉर्म जो है वो ब्लू कैमीफ्लॉज की तरह यूज किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सीआरपीएफ हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ पे सीएपीएफ का आ ही गया है नाम, पैरामिलिट्री फोर्स का नाम आ ही गया है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल से हम देख लेते हैं। पैरामिलिट्री जो फोर्स होता है उसको हम सीएपीएफ बोलते हैं। सीएपीएफ, सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, पूछा जाएगा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ को बोला जाता है। सीएपीएफ जो होता है वो वर्क किसके अंदर करता है? तो ये जो वर्क करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर का काम करता है। एमएचए जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उसके अंदर काम करता है। गृह मंत्रालय है उसके अंदर काम करता है। ये सेना के अंडर काम नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये रक्षा जो मंत्रालय है उसके अंदर वर्क नहीं करता है, ये सबसे ज्यादा इसको डिफरेंस बनाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके मेन 7 पार्ट जो है वो होते हैं, वो आपको याद रखना है। एक एक करके मैं सब आपको बता देता हूं।
पहला है बीएसएफ। बीएसएफ इसको बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो सीमा को सुरक्षित करता है। कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था? तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1965 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1965 में, उसी समय इसको फॉर्म किया गया था। इसके जो हेडक्वार्टर है उसकी बात करें तो ये दिल्ली में है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका मोटो की बात करें तो ड्यूटी अनटू डेथ, जीवन प्रयत्न कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ इसका है। इसका मेन जो जिम्मेदारी होता है कहाँ कहाँ को देखना है, तो ये जो है वो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसकी सीमाओं की रक्षा करता है। इसे फर्स्ट लाइन डिफेंस कहा जाता है, रक्षा की पहली पंक्ति कहा जाता है। और इसका अपना ऊंट दस्ता भी है, कैमल विंग भी इसका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बीएसएफ जो है वो भारत का है, और भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, भारत बांग्लादेश का बॉर्डर हो गया, इसको बीएसएफ देखता है। तो पहला बीएसएफ हो गया। दूसरी बात आती है किसकी? तो दूसरी बात आती है सीआरपीएफ की। दूसरा मैं आपको बताता हूं सीआरपीएफ। सीआरपीएफ, सीआरपीएफ जो है वो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1939 में। और इसको पहले जो सीआरपीएफ नहीं बोला जाता था, इसको पहले बोला जाता था क्राउन क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ये जो राजा होता था ना ब्रिटेन का, उसकी रक्षा के लिए सबसे पहले सीआरपीएफ जो है वो बनाया गया था 1939 में। लेकिन इसका नाम सीआरपीएफ कब रख दिया गया? तो ये नाम रख दिया गया भारत जब आजाद हुआ, तो उसके बाद 1949 में इसको नाम रखा गया। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो वो दिल्ली में ही है। दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर है। सेवा और निष्ठा इसका मोटो है, सर्विस एंड लॉयलिटी। इसका मेन काम है इंटरनल सिक्योरिटी को देखना, दंगा होता है, चुनाव करवाना, नक्सलवाद से लड़ना, यही सब इसका काम होता है। तो देखो रैपिड फोर्स जो है वो बोल रहा है ना, वो इसी कारण से इसका आंसर सीआरपीएफ होगा। ठीक है, रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो इसी के अंदर आता है। इसकी नीली वर्दी होती है। उसके साथ ही साथ कोबरा जो है वो नक्सलवादियों से लड़ने के लिए इसका दूसरा पार्ट है। पहला तो रैपिड एक्शन फोर्स हो गया, दूसरा कोबरा बोलते हैं, कोबरा दूसरा कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यह भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। भारत का सबसे बड़ा जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो सीआरपीएफ ही है। संसद भवन पर जब 2001 में हमला हुआ था, तो उस दौरान सीआरपीएफ ने ही आतंकवादियों को मारा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दो हो गया। अब हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा जो है वो कौन सा है? तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ इसको कहते हैं। सीआईएसएफ जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था जब इसरो स्टैब्लिश हुआ था 1969 में, इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका मेन काम जो होता है, जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं, जितने भी एयरपोर्ट होते हैं, दिल्ली मेट्रो होता है, इसरो होता है, इन सब की सुरक्षा करना। और यह एकमात्र बल है जो पैसे लेकर जो निजी कंपनियां होती है, जैसे इंफोसिस हो गया, रिलायंस रिफाइनरी हो गया, इन सबको भी सुरक्षा दे सकती है। तो ये एकमात्र कंपनी है। ठीक है, तो सीआईएसएफ को आपको याद रखना है। चौथी जो आती है वो आईटीबीपी आती है। आईटीबीपी इसका मतलब होता है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1962 में, इसको एस्टेब्लिश किया गया था। भारत चीन का जब युद्ध चल रहा था उस समय इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसका मेन काम होता है तिब्बत की जो सीमा है, हिमालय की जो ऊंचाई है, वहां पे इसको काम करना इसका मेन काम होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पांचवे की बात आती है, तो पांचवा जो है वो एसएसबी आता है। एसएसबी, एसएसबी जो होता है उसका मतलब होता है सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1963 में। 1963 में इसका मेन जो काम है वो नेपाल और भूटान को देखना है। तो खुली जो सीमाएं होती हैं, ओपन जो बॉर्डर होता है, उनकी रक्षा करना इसका काम होता है। जहां पे वीजा वीजा नहीं लगता ना, तो एसएसबी वहीं पे काम करती है। तो ये पांचवा हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं छठे की। छठा जो है वो कौन सा है? तो छठा जो इसका पार्ट आता है वो एनएसजी आता है। एनएसजी, एनएसजी जो है वो कहलाता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसको स्टैब्लिश किया गया था 1984 में, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। उस समय 1984 में इसका जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। और इसको एक उपनाम दिया जाता है, एक निक नेम दिया जाता है, इसको ब्लैक कैट बोलते हैं। ब्लैक कैट्स इसको कहा जाता है। इसका मेन जो है वो मोटो है वो क्या है? तो सर्वत्र सर्वोत्र सुरक्षा।
सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, इसकी जिम्मेदारी क्या होती है? तो सेंट्रल काउंटर टेररिज्म जो होता है, आतंकवादी विरोधी जो अभियान होता है, हाईजैकिंग को रोकना है, इन सब में इसको काम लिया जाता है। जो 26/11 मुंबई का हमला हुआ था, वहां पे भी इसको एनएसजी को काम में लाया गया था। इस जो है वो इसे इसमें सेना और पुलिस दोनों के जवान रहते हैं, जो बेस्ट होते हैं वही इसमें जो है वो सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद सातवें की बात करें और आखिरी की बात करें तो वो होता है असम राइफल। असम राइफल एक थोड़ा सा डिफरेंट चीजें हो जाती है। यह भारत का सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स होता है, जो कि एक अलग इसका यूनिट ही, सारी चीजें इसकी अलग अलग चलती है, ना कि पूरा सीएपीएफ जैसा इसका नहीं चलता, सब कुछ अलग अलग होता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। तो इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 1835 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। चाय बागान जो है ना, उनकी रक्षा करने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इस कारण से इन्हें इसको कछार लेवी भी कहा जाता है। कछार लेवी असम राइफल को कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो वो कहाँ है? वो शिलोंग में है। मेघालय का जो शिलोंग है वहां पे है। बाकी सबकी मुख्यालय दिल्ली में है और इसका ही अलग है। इसको बोलते हैं स्टेनलेस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर का प्रहरी प्रहरी। ठीक है। सेंटिनल, नॉट स्टेनलेस, सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं इसको, सेंटिनल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इसकी मेन जिम्मेदारी होती है म्यांमार की जो सीमा है ना, वहां पे आपको कंट्रोल करना है, और जो भी नॉर्थ ईस्ट में विद्रोह होते रहते हैं उनको कंट्रोल करना है। इसमें ड्यूअल कंट्रोल आता है। मैं बोला ना कि इसको अलग रखा गया है। इसमें होता क्या है कि ये एकमात्र सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जिसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो गृह मंत्रालय के पास होता है, लेकिन इसका ऑपरेशनल जो कंट्रोल होता है वो रक्षा मंत्रालय के पास होता है। दो चीजें आपको याद रखना है। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन करना है वो जो है वो कौन करता है? तो होम मिनिस्ट्री करती है, MHA करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर करती है। लेकिन इसके ऑपरेशंस को देख रेख कौन करेगा? तो वो जो है वो जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो करेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक अलग फोर्स आती है एसपीजी। एसपीजी एसपीजी एक अलग फोर्स आता है। एसपीजी बोलते हैं इसको, बोलते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। जब इंदिरा गांधी की जब हत्या हो गई थी, तो उस इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1988 में इसको बनाया गया था। 1988 में इसको फॉर्म किया गया था। और इसका पहले क्या काम था? तो पहले इसका जो काम था वो था कि प्रधानमंत्री और उसी के साथ साथ उसके जो परिवार है उनकी रक्षा करना। लेकिन अभी की बात करें तो इसका एकमात्र काम है पीएम की रक्षा करना। प्रधानमंत्री की जो रक्षा है वो एसपीजी की सबसे प्रमुख जो जिम्मेदारी है वो आती है प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना। उसके बाद एक और स्पेशल फोर्स आता है जिसको इंडियन कोस्ट गार्ड कहते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड कहते हैं। ये जो कोस्ट गार्ड है वो 1978 में एस्टेब्लिश किया गया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही ये आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआरपीएफ की दो टुकड़ी मैंने बताई, एक कोबरा बताया और एक आरएएफ बताया, रैपिड एक्शन फोर्स बताया। ठीक है। इंडियन एयरफोर्स की टुकड़ी जो है उसको गरुड़ बोलते हैं। वायुसेना के जो कमांडो होते हैं उनको गरुड़ कहा जाता है। इंडियन नेवी के जो होते हैं उनको मार्कोस कहा जाता है। इंडियन नेवी के जो होते हैं उनको मार्कोस कहा जाता है। और इंडियन आर्मी के जो होते हैं उनको बोलते हैं पैरा एसएफ। पैरा एसएफ जो सर्जिकल स्ट्राइक करने में जो यूज होते हैं ना, उनको पैरा एसएफ कहा जाता है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। स्टैटिक फैक्ट्स, सबसे पुराना बल असम राइफल 1835 में, सबसे बड़ा सीआरपीएफ, पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ, चीन बॉर्डर पर आईटीबीपी, नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी। गृह मंत्रालय के अंतर्गत सारे जो है वो आते हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी, असम राइफल, ये सब आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित जो अस्त्र है वो किस प्रकार का मिसाइल है? अस्त्र जो है वो एयर टू एयर मिसाइल है। एयर टू एयर मिसाइल है, इतना से ज्यादा नहीं जानना आपको। प्रोजेक्ट 75 है, करंट अफेयर का सवाल है, नहीं उतना जानना, सबमरीन से रिलेट करता है। अभी से प्रोजेक्ट 75 आई है, प्रोजेक्ट 75 ए आ चुका है अभी, जिसको कलवरी क्लास भी, प्रोजेक्ट 75 जो है उसको कलवरी क्लास कहा जाता है। तो मतलब ये सब करंट अफेयर से चीजें रिलेट कर रही है, तो हमको नहीं देखना उतना। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य जो है वो डीआरडीओ द्वारा विकसित एक वायुयान है। तो ये भी करंट का सवाल है, इसको छोड़ के निकलना है। उसके बाद फिर से करंट अफेयर का सवाल, नाग पूछा जा रहा है। नहीं, नाग आपको याद रखना है। एंटी टैंक मिसाइल जो है वो आपसे पूछा रहा है, तो एंटी टैंक मिसाइल है वो नाग है।
ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, एंटी टैंक मिसाइल जो है वो नाग, इसका इसका मेन जो है वो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है दागो और भूल जाओ। इसको बोला जाता है दागो और भूल जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार एसआई में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हेलिना जो है वो हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन है नाग का। नाग का हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन जो है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हेलिना। हेलिना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईएनएस विराट है वो पूछा जाए तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर, ये वाला ऑप्शन नंबर ए एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विराट, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट की बात करते हैं कि भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, तो ये भी सवाल जो है वो पूछा जाता है, और ये 2025 का कोई एग्जाम है ना, उसमें पूछा गया है एसआई में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टचिंग द स्काई विद ग्लोरी, टचिंग द स्काई विद ग्लोरी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर यहां से बन जाएगा, टचिंग द स्काई ऑफ ग्लोरी। ये जो है वो भगवत गीता का चैप्टर नंबर 11 है, वहां से आया है। ठीक है, इसको बोलते हैं विश्वरूप, विश्वरूप दर्शन, विश्वरूप दर्शन इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय थल सेना कौन है। हु इज द चीफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया, तो चीफ आर्मी के स्टाफ की बोल रहे हैं। तो कब की बोल बोल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो रिसेंट जब भी करंट हो तो आपको याद रखना है उपेंद्र द्विवेदी, आपको याद रखना है 15 जनवरी आपको याद रखना है आर्मी डे होता है। अब मुझे आप बताओ कि नेवी डे क्या होता है, कब होता है, और एयरफोर्स डे कब होता है। सब कुछ मैंने बहुत डिटेल से आपको ऑलरेडी बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण नेवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ है। दक्षिण नेवल कमांड का जो मुख्य कार्यालय कहाँ है, तो वो कोचीन में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। साउदर्न नेवी कमांड है वो कोचीन में है। ठीक है, कमांड्स की बात करें तो वेस्टर्न जो है वो कहाँ है। 4 कमांड होगी, तो वेस्टर्न जो है वो कहाँ होगी, तो वेस्टर्न जो होगी वो मुंबई में होगी। मुंबई में होगी। ईस्टर्न जो होगी वो कहाँ होगी, तो वो विशाखापत्तनम में होगी, आंध्र प्रदेश। विशाखापत्तनम में होगी। उसके बाद सौदर्न की बात करें तो वो कोची में होगी। ठीक है, वो कोचीन में होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है। तो अभी पैरामिलिट्री सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ या फिर असम राइफल। 1835 असम राइफल, असम राइफल 1835, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चारवी लेवी भी इसको कहा जाता है। पूर्व नेवल कमांड कहाँ है, ये जो है वो पूछा जा रहा है। तो पूरब का अभी देखो कहाँ मैंने बताया, विशाखापत्तनम। आ जाओ आंसर पे, कौन सा है, तो विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, विशाखापत्तनम। तो यहाँ पे पूरा 150 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। तो ये सेट नंबर 5 था, जिसको हमने काफी डिटेल से कंक्लूड किया है। हर वो क्वेश्चन जो आपके लिए जरूरी है एग्जामिनेशन के लिए, उनको मैंने काफी डिटेल से एक्सप्लेन भी किया है। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो वीडियो है इसका पार्ट नंबर 6, उसमें आपसे जल्द ही मिलता हूँ।